एपिसोड 11 नया घर। यू आर सस्पेंडेड अकीरा। मोनिका वहां आ चुकी थी। उसने अकीरा को अक्षय पर अटैक करते और अपने बारे में चिल्लाते हुए सुन लिया था। यू आर डिस्गस्टिंग। जैसी खुद हो वैसा ही सबके बारे में सोचती हो। अपने स्कूल की हेड मिस्ट्रेस के बारे में भी। घर पर बैठकर आराम करो, अब तुम्हारा दिमाग तभी ठिकाने आएगा। मोनिका की आवाज में हमेशा की तरह पावर और अथॉरिटी थी। मोनिका मैम, सूरज ने कहा। अक्षय ने अकीरा को भड़काया था और उसने जानबूझकर उसे घायल भी किया था फाइट में। इसलिए सूरज नहीं चाहता था कि उसकी और अकीरा की लड़ाई का कोई और फायदा उठाए। अब मेरी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है सूरज। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, अकीरा ने गुस्से से कहा और पलटकर पोर्टल ऑन करके अपने घर चली गई। मैम, आपको अकीरा को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं, सूरज ने मोनिका की तरफ आग्रह से देखकर कहा। अक्षय उन दोनों के पीछे मुस्कुराते हुए जाने लगा। अगर अकीरा की गलती है तो फिर अक्षय की भी गलती है, उसे भी सस्पेंड करिए। सूरज की बात सुनकर अक्षय और उसकी टीम रुक गए। सूरज, मुझे मत बताओ कि किसे सस्पेंड करना है और किसे नहीं, मोनिका ने मुड़कर अक्षय से कहा। और ध्यान रहे अक्षय, आगे मुझसे बदतमीजी मत करना वरना तुम्हें भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। मोनिका की बात सुनकर अक्षय अपनी टीम के साथ वहां से निकल गया। सॉरी सूरज, मुझे पता है कि अकीरा तुम्हारी दोस्त है और काफी करीब भी, पर उसकी ऐसी हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अक्षय को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। पहली बात तो वो हमारे स्कूल का पहला लेवल 7 का फाइटर है। उसे सस्पेंड करने पर स्कूल को हायर मैनेजमेंट को कई सवालों का जवाब देना होगा। दूसरा, वो फाइटिंग लीग के फाइनल में है और उसने मुझसे या मेरे बारे में अकीरा जैसी कोई बकवास नहीं की है। मोनिका की बात सुनकर सूरज ने कुछ नहीं कहा। तुम इन सब बातों को ध्यान से निकाल दो और कल फाइटिंग लीग के फाइनल के बारे में सोचो। रोबोट ने मुझे मैसेज भेजा था तुम्हारे मेरे घर पर रहने के बारे में। तुम मेरे घर जाओ और आराम करो, मैं शाम को मिलती हूँ तुमसे। फिर जंगल और जंगली जानवरों के बारे में तुम्हें ज़रूरी जानकारी दे दूंगी। तुम्हारे पोर्टल में मेरे घर का पता है ना? हाँ मोनिका, है। थैंक यू अपने घर पर रहने देने के लिए। मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, बाय। सूरज ने पोर्टल ऑन करते हुए कहा। बाय सूरज। सूरज को अपने घर जाते देखकर मोनिका की आंखों में एक चमक आ गई थी। इधर इस दुनिया में रघु इंस्टीट्यूट लैब जाकर प्रोफेसर शर्मा की छुट्टी की अर्जी दे आया था। साथ ही प्रोफेसर शर्मा के कहे अनुसार और उनकी बनाई लिस्ट के अनुसार उनकी लैब से जरूरी सामान भी ले आया था। प्रोफेसर शर्मा, आपके परिवार में कौन कौन है? आप उनको दिन में 2 बार कॉल कर पाएंगे। बाकी समय आपका मोबाइल हमारे पास रहेगा। आपके खाने पीने और बाकी की चीजों का भी ख्याल रखा जाएगा। बस आप किसी भी तरह की चालाकी मत कीजिएगा प्लीज, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, विक्रम अंकल ने प्रोफेसर शर्मा को समझाते हुए कहा। मेरे परिवार में अकेला हूं। माँ और पापा कई साल पहले गुजर गए और शादी के लिए फुर्सत नहीं मिली। मोबाइल सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए है और उससे भी मैंने छुट्टी ले ली है, तो उसका कोई काम नहीं बनता। और रही आपके बेटे को ढूंढने की बात, तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, प्रोफेसर शर्मा ने कहा। प्रोफेसर शर्मा विक्रम अंकल और रघु की मदद करने को मान तो गए थे, पर उनके मन में कई सवाल भी थे, जैसे कि लॉकेट और डायरी विक्रम अंकल और रघु के पास कैसे आए? शरद, रवि और सूरज कहां थे? क्या उन्होंने ही ये लॉकेट और डायरी इन दोनों को दिए थे? और अगर हां तो क्यों? कहीं इन लोगों ने उनकी हत्या तो नहीं कर दी? ये सब सोचकर प्रोफेसर शर्मा थोड़े घबराए हुए थे, पर उनका वैज्ञानिक दिमाग और मन साथ में ये भी चाह रहा था कि सूरज के साथ जो हुआ उसका पता भी लगाया जाए। और उनकी खुद की भी दिलचस्पी जाग उठी थी कि ये डिवाइस काम कैसे करते हैं और इससे किस दुनिया में जाया जा सकता है। थैंक यू प्रोफेसर शर्मा, हम आपकी इस मदद को कभी नहीं भूल पाएंगे, विक्रम अंकल ने कहा। हम लोग काम करना शुरू करते हैं। विक्रम अंकल ने रघु को दोबारा इन्वर्टर ऑन करने का इशारा किया। इस बार प्रोफेसर शर्मा ने इन्वर्टर को कंप्यूटर से जोड़ा था और साथ ही अपने लाए कुछ डिवाइसेस को भी। जैसे ही रघु ने स्विच ऑन किया, कंप्यूटर ऑन हो गया। ओ भूतनी के, चालू हो गया। बड़ा सताया था इसने मुझे। प्रोफेसर शर्मा की जय हो। रघु खुश हो गया था। विक्रम अंकल की आंखों में भी खुशी थी। दूसरी दुनिया की सभी जानकारी इस कंप्यूटर में मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स में बस उतनी जानकारी है जितनी जरूरी हम रख सकते थे। अब हमें काफी कुछ पता चल जाएगा। प्रोफेसर शर्मा की आवाज में भी खुशी झलक रही थी। जल्दी कीजिए प्रोफेसर, मुझे सूरज से मिलना है, विक्रम अंकल ने किसी छोटे बच्चे की तरह मचल कर कहा। हमने अभी सिर्फ कंप्यूटर ऑन किया है विक्रम। मैंने 20 साल पहले दूसरी दुनिया में जाने के लिए काम किया था, उसके बाद नहीं। मुझे भी कुछ समय लगेगा इन चीजों को समझने में। हो सकता है कुछ हफ्ते लगे या कुछ महीने भी।
प्रोफेसर शर्मा ने विक्रम अंकल को समझाते हुए कहा। प्रोफेसर की बात सुनकर विक्रम अंकल के चेहरे पर उदासी छा गई। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा, तुम चिंता मत करो विक्रम, मैं वादा करता हूं कि हम तुम्हारे बेटे सूरज को ढूंढ निकालेंगे और मैं तुम्हें उस तक पहुंचाऊंगा भी। प्रोफेसर शर्मा की बात सुनकर विक्रम अंकल और रघु को थोड़ा साहस मिला और वो सब काम पर जुट गए। इधर अक्षय और उसकी टीम अपने फाइटिंग स्कूल के बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठकर कल होने वाली जंगल रन फाइनल के बारे में बातें कर रहे थे। अक्षय, तुम्हें सावधान रहना होगा, सूरज खतरनाक हो सकता है। जिस तरह उसने तुम्हें जिम में हराया और फाइटिंग लीग के फाइनल में पहुंच गया, उससे समझ आता है कि वो कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है। कल की फाइट से पहले प्रोबॉट वैसे भी उसके वेपन में 2 नए पावर जोड़ देगा जो तुम्हें मालूम नहीं। ऐसे में उससे मुकाबला करना समझदारी नहीं है। कल वो जंगल में किसी जानवर को मारे उससे पहले तुम किसी जानवर का शिकार कर लेना, ताकि तुम पहले ही जीत जाओ और तुम्हारा सूरज से मुकाबला ही ना हो। अक्षय की गर्लफ्रेंड ने उसके हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा। अक्षय ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और कहा, चिंता मत करो निशा, कल फाइटिंग लीग के फाइनल में मैं अपनी हार का बदला सूरज से ले लूंगा। जंगल में ना कोई रूल्स होंगे, ना उसे बचाने के लिए अकीरा या मोनिका। कल कोई जंगली जानवर उसे घायल करे उसके पहले मैं ही उसे ठिकाने लगा दूंगा। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर सूरज मर भी जाता है तो जंगल में तो हादसे हो ही जाते हैं ना। अक्षय के चेहरे पर कमीनापन साफ दिख रहा था। इधर अकीरा भी अपने घर पहुंच गई थी। उसका दिमाग अभी भी स्कूल में ही था। वीवो उसके पैरों के पास बैठा हुआ था और आवाजें निकाल रहा था। आज जो कुछ मेरे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मोनिका को मैं इसका जवाब दूंगी। और रही बात सूरज और अक्षय की, तो आई होप कल फाइटिंग लीग के फाइनल में दोनों को सबक मिल जाए। जिस दिन मैं स्कूल लौटूंगी उस दिन सबसे पहले अक्षय से बदला लूंगी और फिर सूरज। अकीरा की आंखों में नफरत थी। तभी वीवो ने अपने कान खड़े कर दिए। क्या हुआ वीवो, भूख लगी है? अकीरा ने वीवो को पुचकारते हुए पूछा। वीवो की 4 आंखों में से ऊपर की 2 आंखों में से लेजर जैसी किरणें निकली और हवा में एक स्क्रीन बन गई जिसमें एक वीडियो चल रहा था। ये क्या है वीवो? अकीरा ने वीडियो देखते हुए कहा। वीडियो में जो सीन चल रहा था वो सूरज का अकीरा के घर में पहला दिन था। वीडियो में अकीरा अपने कपड़े सूरज के सामने उतार रही थी और सूरज उसे हैरत से देख रहा था। ये देखकर अकीरा के मन में सूरज के लिए और कड़वाहट भर गई और उसे वो रात भी याद आ गई जिस दिन उसने सूरज के बेडरूम में जाकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश की थी। बंद कर दो इसे वीवो, मुझे नहीं देखना ये सब कुछ। उसे सूरज और मोनिका का एक घर में रहना भी याद आ गया। वीवो ने हल्की गुर्राहट जैसी आवाजें निकाली और वीडियो बंद हो गया। तभी उसके कनेक्ट पर एक मैसेज आया। यह मैसेज मोनिका ने भेजा था। मुझे हफ्ते भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, भाड़ में जाओ मोनिका। अकीरा ने निखिल को रात में आने का मैसेज किया, अपने कपड़े उतारे और बेडरूम की ओर बढ़ गई। इधर प्रोबॉट के बेसमेंट में बंद कैदी माया और रवि से बातचीत कर रहे थे। रवि, तुम अगर और भी कुछ जानते हो तो हमें बता दो, शायद सारी बातें जानकर हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाएं। प्रोफेसर मिया ने रवि से कहा। माया, तुम्हें क्या लगता है? रवि ने माया की ओर देखते हुए पूछा। माया की हालत खराब दिख रही थी। लगभग 50 साल की एक महिला, कद 5 फुट 5 इंच और शरीर दुबला पतला सा कमजोरी के कारण। वो रवि की तरफ चलते हुए आई जो उसी तरह की हालत में था, बस कद उसका 6 फीट का था। 20 साल बीत चुके हैं, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं लगती। छुपाना अब किस काम का? माया ने रवि के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। रवि ने उसे अपने पास बैठा लिया। ठीक है, मैं आप सबको मेरी, माया और शरद की कहानी बता देता हूं। इतना कहकर रवि ने अपने और माया के सिवाय वहां बैठे सभी 8 लोगों को कहानी सुनाना शुरू किया। इधर मोनिका के घर को देखकर सूरज को अपना घर और विक्रम अंकल और रघु के साथ बिताए दिन याद आने लगे थे। मोनिका के छोटे महल जैसे घर में 4 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डाइनिंग रूम, 1 गार्डन, 1 किचन और 2 लैब भी थी, प्रोबॉट से मिलती जुलती। काफी आलीशान और खूबसूरत घर है ये तो। एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट। सूरज लैब से निकलकर फर्स्ट फ्लोर पर गया। इस सबसे बड़े बेडरूम में कमरे के दोनों ओर खिड़कियां थी और उत्तर दिशा में साकुरा ग्रह का सूरज डूब रहा था, जो कि पृथ्वी के सूरज जैसा ही था। बेडरूम में कई तस्वीरें और पेंटिंग्स लगी हुई थी जिनमें साकुरा ग्रह के पुराने फाइटर्स देवता बने हुए थे। सूरज ने कमरे की छत की तरफ देखा जहां पर बीचों बीच बेड के ठीक ऊपर एक विशाल आईना लगा हुआ था। बेड के पीछे खूबसूरत लड़की की न्यूड पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें पेंटर ने लड़की के अंगों को बहुत अच्छे से उभार कर बनाया था।
मोनिका का टेस्ट काफी अच्छा है, सूरज ने पेंटिंग देखते हुए कहा। तुम्हें भी पसंद आएगा। पीछे से मोनिका की आवाज आई, जिसे सुनकर सूरज चौंक गया। ओ हाय मोनिका, मैं बस घर देख रहा था, काफी खूबसूरत है, और ये पेंटिंग भी, सूरज ने हड़बड़ाते हुए कहा। जानती हूं काफी खूबसूरत है ये पेंटिंग, क्योंकि ये मेरी ही पेंटिंग है। मेरे बॉयफ्रेंड ने बनाई थी मेरे लिए कुछ साल पहले। मोनिका ने सूरज की आंखों में देखकर कहा। ओह, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है नहीं था, पर उसे पता नहीं था कि मुझे कैसे खुश रखा जाता है। उसे सिर्फ अपनी खुशी से मतलब था, तो मैंने अपनी खुशी के लिए उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अब मैं अपनी खुशी ढूंढ रही हूं। उसने अपने आंखों से सूरज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। तुम मुझे मेरा रूम बता दो, मैं जाकर फ्रेश भी हो जाता हूं और कल के फाइनल के लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेता हूं। प्रैक्टिस की जरूरत तो तुम्हें लगेगी ही सूरज, मोनिका ने सूरज के करीब आते हुए कहा। कुछ जंगली जानवरों को काबू करना मुश्किल होता है। मोनिका ने सूरज का हाथ पकड़ लिया था। माफ करना मोनिका, मैं समझा नहीं, सूरज ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। मैं समझाती हूं। मैं स्कूल के बाद रोबोट के पास गई थी। उसने कल की फाइट के लिए तुम्हारे वेपन के लिए 2 नए अटैक तैयार किए हैं। पहला है आग की तलवार और दूसरा आग का फंदा। आग की तलवार किसी भी जीवित चीज को काट सकती है और आग के फंदे से जंगली जानवरों को काबू करने की कोशिश या उन्हें पकड़ा जा सकता है। ये दोनों अटैक लेवल 9 के फाइटर्स और इंसानों पर करना मना है। कल की फाइट के लिए इतना जानना काफी है। बाकी कौन से जंगली जानवर आएंगे तुम्हारे और अक्षय के सामने, ये पता लगाना नामुमकिन है, तो तुम्हें उनके बारे में बताकर कंफ्यूज क्यों करना। हालांकि मैंने एक फाइल तुम्हारे कनेक्ट में भेज दी है, उसे चेक कर लेना। यह कहकर मोनिका ने सूरज की फाइटर रिंग में एक चिप लगा दी, जो रिंग में गायब हो गई। जंगल रन के रूल्स कल फाइनल शुरू होने से पहले अनाउंस किए जाएंगे। उन्हें ध्यान से सुनना और फॉलो करना। बाकी जंगल में हमारे तुम्हारे रूल्स काम नहीं आते, सिर्फ जंगली पना काम आता है। इतना कहकर मोनिका ने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए और ब्रा और पैंटी में बाथरूम की ओर जाने लगी। मोनिका के जिस्म के सामने शीना और अकीरा का जिस्म कुछ भी नहीं था। सूरज का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारा डिनर किचन में रखा है सूरज, खा लो और अपने बेडरूम में इंतजार करो, और जाते हुए बेडरूम का दरवाजा लगा देना। इतना कहकर मोनिका ने अपनी ब्रा उतारी, अपने उरोजों को संभाल बाथरूम के अंदर चली गई। इधर रवि और माया ने सभी कैदियों को अपनी और शरद की कहानी बता दी थी। उनकी कहानी सुनकर सभी वैज्ञानिक गुस्से और हैरत के मिले जुले भावों से भरे हुए थे। रवि और माया, हम ऐसे नहीं बैठे रह सकते, अब हमें कुछ करना होगा, प्रोफेसर हार्प ने कहा। पर हम क्या करेंगे? रवि ने पूछा। भागेंगे? क्या रवि और माया बाकी कैदियों के साथ भाग पाएंगे? क्या सूरज फाइनल में जीत पाएगा? अकीरा अब क्या करेगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।